Hello everyone, my name is Anup Kumar Verma. I am pursuing MTech from IIT ISM Dhanbad in structural engineering. तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया था कि अगर बार जो क्लैम्प्ड है दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में, तो उसमें हम लोग रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। फिर हमने सीखा था कि अजम्पशंस क्या होते हैं, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक। अब उसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे कि जो इलांगेशन ऑफ बार, रेक्टेंगुलर बार इन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कलर चेंज। elongation of rectangular bar due to its self weight। तो ठीक है, हम लोग सारे डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको वैल्यूज याद रखनी है। जब कन्वेंशनल प्रॉब्लम आएगा तब आपको डेरिवेशन की जरूरत है, वरना फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद रखनी है। तो रेक्टेंगुलर बार की बात करते हैं। ठीक, ऊपर से फिक्स मान लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर बार है जिसकी की लेंथ हमें पता है। इसकी जो लेंथ है वो एल है, और जो जिसकी जो विड्थ है वो बी है। बी मान लो या कुछ भी मान लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि बी है क्या है, वो अभी हम देखते हैं। इसकी या तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। तो मान लो हमने उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए। तो एक चीज समझने वाली बात है, सेल्फ वेट की वजह से इस बार में डिफॉर्मेशन कितना होगा। ठीक, तो उस सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि डिफॉर्मेशन कैसे आ सकता है। तो उसके लिए एक बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए, सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चीज पता होना चाहिए। तो देखो जरा एक मिनट, मान लो एक दीवार है, उससे कोई आदमी लटका हुआ है। ठीक है, अब इसमें सेल्फ वेट उसका हर सेक्शन पे अलग अलग लगेगा। कैसे, जैसे कलर चेंज करता हूं मैं। जैसे यहाँ पे अगर इस सेक्शन की बात करी जाए, तो यहाँ पे सेल्फ वेट जो W1 लगेगा, जो कि इस पोजीशन की वजह से होगा। ठीक है, वहीं अगर मान लो हम यहाँ पे इस सेक्शन की बात करेंगे, तो इस सेक्शन पे इसका पूरा नीचे का लोड लगेगा, इसका पूरा नीचे का वेट लगेगा, तो यहाँ पे W2। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी बॉडी है और ऊपर उस हैंग्ड बॉडी है, किसी बॉडी को ऊपर से लटका दिया गया है, तो उसके पर्टिकुलर सेक्शन पे जो हमारा सेल्फ वेट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा सेल्फ वेट बढ़ता जाएगा, और जब हम टॉप पे जाएंगे तो उसका सारा बॉडी का वेट लगेगा। इसीलिए यहाँ पे ये नीचे का वेट लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे का वेट लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा वेट लग रहा है W2। तो यही चीज हमारी एप्लीकेबल होगी, इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इसको थोड़ा सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग स्ट्रिप मान के कर लेते हैं। जैसे मैं मान रहा हूं बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे जो मैंने स्ट्रिप ली है, मैंने डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली है, डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप ले ली है। ठीक है, अब स्ट्रिप पे जो है हम लोग फोर्स एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रिप पे फोर्स कितना लग रहा है, और उसके बाद हम लोग पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो जरा एक मिनट, ठीक, ये है एक्स डिस्टेंस की स्ट्रिप। ठीक है, ये हमारा, मैं इसको 3D में दिखाई दे रहा हूँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एसी है। ठीक है, तो जो इस एक्स डिस्टेंस पे जो इस पूरे सेक्शन का जो हमारा वेट होगा वो हम कंसीडर करेंगे अभी स्ट्रिप के लिए। स्ट्रिप हमारी यहाँ पे है, ठीक है, स्ट्रिप हमारी यहाँ पे है डीएस डीएस थिकनेस की, ठीक है, डीएस थिकनेस की। तो जो हमारा इसके नीचे का वेट हम डिफॉर्मेशन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिस सेक्शन पे कोई कोई बॉडी ऊपर से लटकी हुई है, तो किसी भी सेक्शन पे, जैसे इस सेक्शन, ये बॉडी यहाँ से मैंने पकड़ रखा है, तो इस सेक्शन पे हमें वो इलॉन्गेशन निकालना है ड्यू टू सेल्फ वेट, जो हम जो कंसीडर करेंगे उसके नीचे का वेट करेंगे। और उसके बाद जब पूरी बॉडी के लिए करना होगा तो हम लोग एलिमेंट मान ही रहे हैं, तो उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू, मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब पी एक्स, इसका वेट कितना होगा, तो वेट होगा एम जी, एम जी होगा, एम एस जी क्योंकि वेरिएबल है। एम क्या होता है, रो इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या है, एरिया ऑफ मटेरियल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जी। ये हमारा वेट है जो इसके नीचे लग रहा है। ठीक, ठीक है, ये हमारा वेट है जो इसके नीचे लग रहा है। अब जब हम फोर्स एनालिसिस करेंगे, कमिंग टू फोर्स एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस ऑन डीएक्स लेंथ स्ट्रिप, डीएक्स लेंथ की स्ट्रिप है, इस पर हम फोर्स एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे जो नीचे आएगा वो पी एक्स आएगा, ठीक है, वेट नीचे पी एक्स आएगा। जब हम ऊपर जाएंगे, मैंने क्या बोला था, नीचे अगर वेट, यहाँ पे वेट अगर W1 है, तो जब ऊपर जाएंगे जरा सा तो उसे W2 हो जाएगा, W1 से तो बड़ा ही होगा W2। तो यहाँ पे एक तो वेट बैलेंस करने के लिए पीएक्स आएगा, प्लस जो इस स्ट्रिप का वेट है, इस पूरी स्ट्रिप का जो वेट है, इस स्ट्रिप का जो वेट है वो आ जाएगा, मान लो पीएक्स प्लस वेट ऑफ स्ट्रिप। ठीक, लेकिन ये स्ट्रिप का वेट इतना कम है कि हम लोग इसको जीरो ट्रीट कर देंगे, जीरो कर देंगे, नियरली इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा स्ट्रिप पे फोर्स हमारा कितना आ गया, पीएक्स आ गया। ठीक है, तो डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ पे पी क्या है, पी फोर्स क्या है, पी एक्स इंटू हमारा लेंथ क्या है, लेंथ हमारी जो स्ट्रिप की लेंथ है, पी इंटू डी एक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबकी सेम है, इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
तो पी एक्स की वैल्यू क्या थी, रो ए एक्स इंटू जी। तो रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन में ए इंटू ई। ठीक है, अब ए से एक ये कट गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा हमारे पास क्या आ गया। और इसको हम लोग इंटीग्रेट भी करेंगे क्योंकि dx है 0 से l। ठीक है, तो डेल्टा हमारा क्या आ गया, रो जी अपॉन ई इंटू एक्स डी एक्स 0 से l। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक चीज हमें पता है, रो जी क्या होता है, रो जी इक्वल टू गामा। ये तो आपको पता ही होगा, रो जी इक्वल टू गामा। तो हमारा रो जी गामा होगा, तो यही वैल्यू पुट करते हैं, गामा अपॉन ई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू 0 से एल, तो ये क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर बाई टू ई। ठीक है, गामा एल स्क्वायर बाई टू ई। इसको यहाँ भी एल ही मान लेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एल है क्या। ये एल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट आ गया, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगर मान लो हमारा डब्ल्यू वेट गिवन है, हमें डब्ल्यू वेट गिवन है, तो गामा को अगर हम डब्ल्यू के टर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो जरा एक मिनट, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। एम क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। रो जी क्या होता है, गामा इंटू वी। वी क्या होता है, गामा इंटू ए इंटू एल। ठीक है, तो गामा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एल हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एल हो जाएगा। अब इसको हम डेल वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको स्मॉल में रखते नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे डब्ल्यू की वैल्यू गामा के टर्म्स में, गामा की वैल्यू डब्ल्यू के टर्म्स में। तो गामा डेल्टा इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, एल स्क्वायर अपॉन टू, तो यहाँ डेल्टा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई। तो ये हमारा आ गया डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई वेट के टर्म्स में। अगर मैं पूरा जो रेक्टेंगुलर बार है उसका वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बार। ठीक, अब मान लो हमें एक चीज तो पता है कि मान लो किसी बार पे जब एक्सटर्नल एक्सियल लोड लगेगा तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लो पी लोड लगा, कल भी हम देख रहे थे, एक्सियल लोड पी लगेगा तो उसका डिफॉर्मेशन, उसका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा पी एल अपॉन ए। तो मान लो दोनों लग रहा है, हमारा वेट भी लग रहा है, सेल्फ वेट भी है और एक्सियल लोड भी है, तो उसकी वजह से जनरलाइज वे में उसको क्या लिख देंगे, मान लो ये बार है। ठीक, इस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है, इस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है मिडिल में, डब्ल्यू एक्सटर्नल, और मान लो इसका सेल्फ वेट कितना है, सेल्फ वेट डब्ल्यू है, तो इसका टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू सेल्फ वेट। अब इसका टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, अब इसका डेल्टा टोटल होगा, इसकी लेंथ भी मान लेते हैं, जैसे लेंथ हमने बताई थी पहले, लेंथ है एल है, लेंथ है इसकी एल। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो अब इसका डेल्टा टोटल क्या हो जाएगा, ड्यू टू सेल्फ वेट, डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट प्लस डेल्टा ड्यू टू
एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट हमने क्या फाइंड किया था, वेट ऑफ द बॉडी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2AE। ठीक है, और डेल्टा ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सियल एक्सटर्नल लोड की वजह से किसी एल लेंथ के बार में जो डिफॉर्मेशन आता है वो कितना होता है, WL अपॉन AE, कैपिटल W इंटू एल अपॉन AE। ठीक है, ये होगा डेल्टा टोटल। ध्यान रखना है, अगर बोल दिया नेगलेक्टिंग द वेट ऑफ द बार, सेल्फ वेट ऑफ द बार, तो ये चीज, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म, ठीक है, जीरो हो जाएगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस से धीरे धीरे आती हैं, समझे। ये नहीं कि एक ही दिन में पढ़ लिया हो गया, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एरर्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो ऐसे होगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद, हम लोग मान लो कोई भी एक ट्रायंगुलर बार है, ट्रायंगुलर बार है, तो उसके सेल्फ वेट की वजह से जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा। तो देखो, कलर चेंज, तो इलांगेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। ठीक है, elongation of conical bar due to its self weight। तो कोनिकल बार हम बना लेते हैं। मान लो ये फिक्स्ड टॉप से, ये यहाँ, और ये यहाँ। ठीक है, और फिक्स है, 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 टॉप से ये फिक्स है। टॉप से ये फिक्स है। इसकी जो लेंथ हम मान लेते हैं, कलर चेंज, इसकी जो बॉटम से लेंथ हम मान लेते हैं, L मान लेते हैं, L, इसकी लेंथ हम लोग L मान देते हैं। अब इसमें एक चीज तुम देखना कि पहले क्या हो रहा था, पहले वेट वेरी कर रहा था, नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो वेट हमारा, मान लो इस सेक्शन पे हमारा W1 था, इस सेक्शन पे कंसीडर करेंगे W2 था, इस सेक्शन पे कंसीडर करेंगे W3 था, जिसमें W3 बड़ा है W2 से, W2 बड़ा है W1 से, ऐसा था। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इसमें वेट भी वेरी कर रहा है, और कोनिकल शेप होने की वजह से एरिया भी वेरी कर रही है अलोंग दी लेंथ। तो देखो जरा एक मिनट, अरे क्या हो गया, देखो जरा एक मिनट, पूरा रफ कर देते हैं, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेंगे। ठीक, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो इसमें भी हम वही चीज करेंगे। हमने एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली, तो एक्स डिस्टेंस पे हमने डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली। ये हाथ से बना देता हूँ, क्योंकि नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर क्या कर रहे हैं। ठीक,
ठीक है, तो कहाँ गया ड्रॉ एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस की हमने एक स्ट्रिप ले ली। तो इसका पहले, जैसे एक कोन है तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू ए इंटू एल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर हम जब इसको अलग से एनालाइज करेंगे, तो पहले क्रॉस सेक्शन ऊपर का एरिया जो क्रॉस सेक्शन की थी वो रेक्टेंगुलर ही थी। अब इसमें क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन की जो हम लोग ऊपर से कट करके देखेंगे ये सर्कुलर हो जाएगी, और ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब फोर्स एनालिसिस हम करेंगे। फोर्स एनालिसिस करेंगे, जैसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ताकि क्रिएटिव क्रिएटिव चीज ज्यादा लगे, इसलिए दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है एक्स डिस्टेंस पे। अब इसकी एरिया क्या होगी, एरिया भी वेरिंग है। यहाँ मैं एक जगह नोट करके लिख देता हूँ, कलर चेंज सिंस इन दिस एरिया एंड वेट both are varying। ठीक है, since in this area and weight both are varying, तो यहाँ पे जो एरिया होगी ax, ठीक, तो यहाँ पे इसका फोर्स px क्या होगा, px होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 1/3। हमारा एरिया यहाँ पे वेरिएबल है तो मैंने इसको ax से लिख दिया। लेंथ क्या है इस डिस्टेंस पे, तो x है लेंथ इंटू जी। ठीक है, तो ए एक्स इंटू एक्स, रो जी को क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स एनालिसिस अब कर लेते हैं। फोर्स एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस, एनालिसिस स्ट्रिप का फोर्स एनालिसिस करते हैं। तो देखो जरा एक मिनट, वैसे ही होगा, क्रिएटिव वे में आते हैं, और ये है स्ट्रिप हमारी। ये हमारी स्ट्रिप है, ठीक। dx है, यहाँ पे हमारा px लग रहा है ड्यू टू सेल्फ वेट, px प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा लग रहा है वो वेट ऑफ स्ट्रिप है। इसको हम लोग एज यूजुअल, ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है, इसको हम लोग जीरो मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स एनालिसिस करते हैं हम। तो डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं, देखो जरा एक मिनट, डेल्टा एक्स इक्वल टू पी एल अपॉन ए, पी एक्स इंटू एल, एल का हमारा क्या है, जो स्ट्रिप की लेंथ है, अपॉन ए ई, ए यहाँ पे इस बार वेरिएबल है, ए इंटू ई। तो वहां से पीछे से हम लोग, यहाँ से हमारा पी एक्स कितना है, पी एक्स हमारा रो एक्स, ए एक्स अभी देखना मैं क्यों लिख रहा था, पूरा क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि अभी वो कैंसिल हो जाएगा। ए एक्स इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 टू ए एक्स इंटू ई। अब ये हो गया, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। रो एक्स को फिर मैंने लिख दिया रो एक्स, रो जी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले हम देख, यहाँ गामा आ गया था ना, हमने रिप्लेस कर दिया था, गामा। अब हम लोग इसका जब वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ए से तो कट गया, गामा बाई 3 ई टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ई, है ना, ये आ गया। अब फिर अगर हम इसको वेट के टर्म्स में लिखेंगे, डेल्टा को, डेल्टा को अगर हम वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
ये आया। ठीक, डेल्टा को अगर हम वेट के टर्म्स में क्या लिखेंगे, तो देखो जरा एक मिनट, डेल्टा को वेट W इक्वल टू mg, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर लेते हैं। W इक्वल टू mg, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1/3 A इंटू L इंटू G, गामा 3W अपॉन AL, इतना आ गया। गामा इक्वल टू 3W अपॉन AL। तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, गामा एल स्क्वायर 160 में। तो डेल्टा इक्वल टू गामा एल स्क्वायर 160 3W स्क्वायर अपॉन 60, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, WL अपॉन 2A। अब एक चीज समझना यहाँ पे, जो हमारा ये है डेल्टा ऑफ कोनिकल सेक्शन, ठीक, डेल्टा ऑफ कोनिकल सेक्शन। अब एक चीज देखना, नोटिस करने वाली बात, जब हम लोग W के टर्म्स में चीजें लिखेंगे तो डेल्टा ऑफ कोनिकल सेक्शन सिमिलर टू आ जाएगा डेल्टा ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। कोनिकल सेक्शन मतलब जब डेल्टा ऑफ कोनिकल लिख रहे हैं तब भी WL अपॉन 2 यही आ रहा है, जब डेल्टा ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन लिख रहे हैं डेल्टा ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन लिख रहे हैं तब भी WL अपॉन 2 यही आ रहा है। तो इसको कंपेयर कंपेयर करने के लिए हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, वरना हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, गामा एल स्क्वायर बाई 2E। ऑन कंपेयरिंग, नोट करके लिखा देता हूँ, नोट फॉर कंपेयरिंग rectangular section and conical section, use density terms, that is delta of gamma L square upon 2E, delta of conical section is equal to gamma L square upon 6E। ठीक है, ये तो बात इसकी होगी। अब एक हम लोग जो बिग प्रॉब्लम कर, मैं सोच रहा हूँ आपको करवा दूं, कि एक ऐसा कोन है जो जिसकी जो लेंथ के अलोंग द लेंथ उसकी एरिया चेंज होती जा रही, वो डेरिवेशन करवा देता हूँ। कई बार पूछ लेता है एसी के कन्वेंशनल में पूछ लेता है, या तो उसको आपको जानना चाहिए, आपको फ्लूइड में वो वर्क कर जाएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपको डेरिवेशन वैसा मिल सकता है, तो मैं क्यों ना यही डील करवा देता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन एक डेरिवेशन डेरिवेशन है, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। फाइंड डेल्टा ऑफ द गिवन सेक्शन, ठीक, फाइंड डेल्टा ऑफ द गिवन सेक्शन। तो देखो जरा एक मिनट, इसका डायग्राम बना देता हूँ। नहीं बनना, एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं पहले बना लेता हूँ। चलो इसको ऐसे बना लेता हूँ ताकि बाकी ये क्वेश्चन रफ कर देता, अरे पूरा रफ हो गया, चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोनिकल सेक्शन है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है
वो मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, इसका इधर का डायामीटर जो है, डायामीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस साइड, इसको मैं मान ले, और डायमीटर ऑफ दिस साइड, दोनों को एक ही साथ पहले लिख लेता हूँ, बार बार टाइम वेस्ट होगा। ये मान लो ये D1 है, इधर का डायमीटर D2 है। तो एक कोनिकल क्या फ्रस्टम मान लो, फ्रस्टम ही है ये। एक तरफ का डायमीटर D1 है अलोंग द लेंथ, एक का डायमीटर D2 है। अब हमें इसमें अगर मान लो कोई एक P फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से कलर चेंज, P फोर्स लग रहा है, ठीक है, एकदम मिडिल में लग रहा है, एक्सियल डिफॉर्मेशन मिडिल में कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें डेल्टा कितना होगा इसमें, P की वजह से फाइंड डेल्टा, फाइंड डेल्टा। तो अब तो इसमें एरिया वेरी कर रही है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, क्यों सिर्फ एरिया वेरी कर रही है, तो नई स्लाइड से देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करके लिख देता हूँ, सॉल्यूशन सिंस ओनली एरिया इज वेरिंग। अब इसमें देखो, जब वर्टिकली बार को हम हैंग करा रहे थे, तब अलोंग द लेंथ उसका वेट चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे वर्टिकल, क्योंकि उसपे ग्रेविटी लग रही थी, अब यहाँ पे वर्टिकली नहीं, यहाँ हॉरिजॉन्टली रखा है, तो उसमें लेंथ हमेशा, वेट का उसमें कोई वो इतना इशू ही नहीं आ रहा है, इसमें वेट को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब कि वर्टिकली बार रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बार रखा हुआ है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेट का उसमें वेट वेरी कर ही नहीं रहा वहां पे कहीं पे भी, तो है ना। तो इसमें डायरेक्ट पी फोर्स की एनालिसिस करेंगे, तो ओनली एरिया इज वेरिंग लिख दिया है, डेल्टा इक्वल टू पीएल अपॉन ए होता है, हमें पता है ये चीज। जैसे मान लो मैं स्ट्रिप को कंसीडर कर लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ एक, ठीक ठीक। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे मैं एक स्ट्रिप मान लेता हूँ, dx थिकनेस की स्ट्रिप मान ली मैंने एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक। ये हमारा D1 था, ही पता है आप लोग को, ये D1 है, D2 है, ठीक है। अब हम इसमें फोर्स अगर एनालिसिस करते हैं, फोर्स एनालिसिस इस स्ट्रिप पे करेंगे, मान लो हम लोग ये स्ट्रिप है, इसमें फोर्स एनालिसिस करते हैं, तो इधर फोर्स भी लग रहा था, दिखा देता हूँ, ये लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। पी पी, ठीक है। अब फोर्स एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे पी फोर्स आएगा। अब पी फोर्स को फाइंड कैसे करेंगे, पी फोर्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमें एरिया की वेरिएशन को चेक करना होगा, क्योंकि हमारा डायमीटर अलोंग द लेंथ चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको डिराइव कर लेते हैं। कैसे, देखो, और जो यहाँ पे डायामीटर होगा हमारा, वो dx होगा, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ स्ट्रिप हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू पी, पी डायरेक्ट पी लिख देंगे, पी वेरी कर नहीं रहा है, मतलब क्योंकि वेट की वजह से इसमें इसका कोई रोल आ नहीं रहा है। पी dx स्ट्रिप की थिकनेस pl अपॉन ax, ए वेरी कर रहा है, इंटू ई, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, p इंटू डी एक्स इंटू एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 dx का स्क्वायर इंटू ई। अब हमें पता करना है यहाँ पे dx क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे dx क्या होता है। तो एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे हमारा वो फर्स्ट टर्म था, ठीक,
ठीक, तो एक चीज समझो, अगर ये हमारा एल मीटर की डिस्टेंस पे है, एल मीटर में, एल मीटर है, मान लो इसकी पूरी लेंथ एल मीटर की है, एल मीटर की है क्या, मान के ले एल मीटर की है ही, फिर तो प्लस लिखा हूँ कि माइनस लिखा हूँ, मतलब वो स्मॉल कैपिटल स्मॉल में लिखा हूँ। ठीक, एल डिस्टेंस पे अब हमारा डायमीटर यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, तो देखो डायमीटर चेंज कितना हो रहा है एल लेंथ पे, तो एल मीटर में डायमीटर हमारा चेंज हो रहा है, चेंज इन डायमीटर D2 माइनस D1 हो रहा है इतनी डिस्टेंस में, तो चेंज इन डायमीटर, डायमीटर चेंज कितना हो रहा है, तो 1 मीटर में, यूनिटरी मेथड, तो ठीक है, तो 1 मीटर में डाया कितना चेंज होगा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर रहा हूँ, 1 मीटर में कितना होगा यूनिटरी मेथड से बता रहा हूँ, D1 माइनस D2 बाई एल, तो एक्स मीटर में कितना होगा, D2 माइनस D1 अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, तो जो हमारा dx कितना होगा, ये तो x मीटर में चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल dx डायमीटर x डिस्टेंस पे होगा कितना, ये तो चेंज हो गया, डेल्टा d जो हमारा x मीटर में है वो इतना है, तो x मीटर पे रियल डायमीटर dx कितना होगा, तो डायामीटर dx हमारा कितना होगा, इनिशियल डाया प्लस चेंज डेल्टा d, चेंज डाया, तो इनिशियल डाया हमारा कितना है D1 प्लस, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो D1 प्लस डेल्टा D लिख दे, तो हमारा यहाँ इक्वल टू dx हो जाएगा, यहाँ का डायमीटर हो जाएगा, तो वही लिख रहे हैं D2 माइनस D1 अपॉन एल, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनिशिएटिव लिया है ये तो कुछ करके ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, 1 2 दिन लगेगा प्रैक्टिस में आने में, मतलब थोड़ा इसमें बोर्ड में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, इंजीनियर है, इतना तो चलता है। ठीक है, dx हमें पता चल गया, और हमें डेल्टा वाली इक्वेशन में dx ये अननोन था, ठीक है, तो मान लो पहले dx हमें जो आया है, dx इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन एल इंटू एक्स आया है, मान लो इस टर्म को मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, के मान लिया इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, D1 प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू dx, अब ये dx की वैल्यू हम डेल्टा x में पुट कर दें, p dx 5/4 dx स्क्वायर इंटू ई, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट हमें करना है 0 से l तक, तो p dx अपॉन 5/4 d1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई, के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई, 0 से l, हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो हम पेशेंस रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो जरा 1 मिनट, मैं इसको साइड में नोट करके इसका इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, देखो नहीं साथ ही में करा, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, π/4 p माई, क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट देखना जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, बेसिक से ही बता देता हूँ, ये ऊपर जाएगा π/4 d1x +1, तो -2 +1, नीचे ई भी है ना, ठीक है, -2 +1, तो अपॉन में नीचे -1, ठीक है, इनटू जो इसका कोफिशिएंट होता है डिवाइड में आ जाएगा, 0 से l dx, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -p अपॉन π/4 k इंटू डी, D1 प्लस के एक्स, ठीक है, 0 से l,
ठीक, 0 से L। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं, साइड में दिखा देता हूँ आपको नोट करके। तो नोट, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वन मतलब लिमिट कैसे लगाए, 1/k1 dx 0 से L, तो 1/d1 प्लस k की वैल्यू हमने क्या ली थी, d2 माइनस d1/L इंटू x, ठीक, 0 से L वैल्यू पुट करेंगे। तो जब L हम पुट करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, L से L कैंसिल हो गया और D1 से D1 कैंसिल होगा, तो यहाँ D2 बचेगा, प्लस 0 रखेंगे तो 1/D1, तो D1 प्लस D2 अपॉन D1 D2 आ जाएगा। जब ये सब वैल्यू रखेंगे D1 प्लस D2 अपॉन D1 माइनस D2, सॉरी, क्योंकि L माइनस L लिमिट पुट करने के बाद -0 लिमिट पुट करते हैं ना, तो देखो D1 माइनस D2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू, माइनस p अपॉन π/4, यहाँ पे भी k की वैल्यू D1 माइनस D2 अपॉन, ठीक है, PL स्क्वायर, PL स्क्वायर, L से L कैंसिल, ठीक ठीक। तो यहाँ पे ये साइन इसमें यूज हो गया, तभी तो ये कैंसिल हुआ है। तो PL अपॉन π/4 D1 D2 इंटू E, ये इधर गलत लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक दो लेक्चर में दिक्कत होगी लिखने में, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक, ये ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद मान लो ये बार हमारा सिलेंड्रिकल हो गया, मतलब D1 इक्वल टू, अगर लेट D1 इक्वल टू D2 है, इक्वल टू D है, तो यानी कि किस बार की हम बात कर रहे हैं, हम सिलेंड्रिकल बार की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल बार की बात करें जिसका डायमीटर सेम है, D1 D2 और लेंथ इसकी L है। तो इसमें D1 D2 की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा क्या आया था पहले, PL अपॉन π/4 D1 D2 बाई E आया था। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन PL अपॉन डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन π/4 D स्क्वायर इंटू E, है ना, ये इतना। तो आज के लिए फिर हम इतना ही कंटिन्यू रखते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। और टेंशन ना लीजिए, गेट, ईएससी और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा आपको, जो कहीं नहीं करवाए गए हैं, पूरा कोई भी कोचिंग से अगर बेटर ना आपको कंटेंट मिला तो बताना। ये फ्री इनिशिएटिव, इसका ये मतलब नहीं है कि काम चलाओ इनिशिएटिव है, नहीं, पूरा कोर्स कवर होगा, पूरा, भले मुझे 90 से 100 आवर्स लग जाए, लेकिन पूरा एक एक सवाल, एक एक गेट, प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, मैं करवाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा भी, लेकिन सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कन्वेंशनल के बना सकते हैं आप, उसके ईएससी के जो प्री के क्वेश्चन है वो सब बन जाएंगे, एसएसटी जेई पीएससी जो भी क्वेश्चन जितना मैं कंटेंट कराऊंगा उसी से ही बन जाएंगे, कहीं से भी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बाय।